हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग ले लोगे चार्ज, और स्टैटिक का मीन्स होता है रेस्ट। यानी जब दो चार्ज रेस्ट में रहे उसके बीच में अगर फोर्स लगेगा तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह पहले भी पढ़ा होगा, यदि मास के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेट के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। यानी यहाँ जो फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। अगर दो चार्ज, मान लो चार्ज हो सकता है पॉजिटिव, दोनों चार्ज जो पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, और अपोजिट चार्जेज भी हो सकता है। तुम पहले पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कहने का मीन्स हो गया, अगर लाइक चार्जेज रहेगा, लाइक चार्जेज अगर प्लस प्लस माइनस माइनस तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्ज रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसी के बारे में, उसी के मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसी के बारे में जो है कूलम्ब्स एक लॉ दिए हुए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये लॉ क्या कहता है, मान लो दो चार्ज है, ये जो दोनों चार्ज जो होता है पॉइंट चार्ज होता है, और दोनों चार्ज जो पॉइंट चार्ज भी होगा और दोनों रेस्ट में भी होगा। ये चार्ज को मान लेते हैं Q1 और ये चार्ज को भी मान लेते हैं Q2। दोनों पॉजिटिव चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction or repulsion between 2 point charges, ये बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, 2 point charges which are at rest। दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? यही कूलम्ब्स लॉ है। क्या कहलाता है? द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि दो चार्ज के बीच में या तो एट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। तो द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज विच आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, मान लेते हैं दो चार्ज Q1 और Q2 है। लेट टू चार्जेज Q1 and Q2 separated by some distance r, और दोनों चार्ज जो अभी जो है वैक्यूम में है। दोनों चार्ज कहाँ है? वैक्यूम में भी बोल सकते हैं या तो एयर में भी बोल सकते हैं। बाय सम डिस्टेंसेज एंड चार्जेज आर इन एयर और फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। तो चार्जेज क्या सब है? Q1 एंड Q2। तो Q1 प्रोडक्ट Q2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। यही कूलम्ब्स का लॉ है। यानी जब दो चार्ज को बढ़ाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ या उनके मैग्नीट्यूड को बढ़ाओ तो फोर्स भी बढ़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड को घटाओगे तो फोर्स भी घटेगा। तो इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज। अगर ये Q1 को भी बढ़ाएंगे तो फिर भी फोर्स बढ़ेगा, Q2 को भी बढ़ाएंगे फिर भी फोर्स बढ़ेगा, और अगर Q1 और Q2 को दोनों को बढ़ाएंगे तो फिर भी फोर्स बढ़ेगा। और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। क्लियर है? अब ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं, अगर कंबाइनिंग 1 and 2 करते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई r²। क्लियर? अगर जब कोई प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, जब इक्वल करते हैं, तो कोई न कोई कांस्टेंट लग जाता है, K Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगा? K लगा। ठीक है? Here K is constant called electrostatic force constant, electrostatic force constant। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है? तो F इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकला? K Q1 Q2 बाई r²।
ठीक है। अगर k का वैल्यू अगर हम ये जो k का जो वैल्यू होता है k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट बोलोगे, फिर एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ोगे? एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी। क्या बोलोगे इसको? परमिटिविटी। क्या बोलोगे इसको? परमिटिविटी बोलोगे। ये परमिटिविटी के बारे में बताएंगे। ये स्ट्रेंथ को बताता है, फोर्स के स्ट्रेंथ किस मीडियम में रखा गया है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो बताओ, तो F बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? k q1 q2 बाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा और इस फार्मूला को याद रखना है। अब ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ बता दें हम। ये k का जो अगर हम यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ k तो क्या हो जाएगा? तो पहले बताओ कि k का फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर इसे हम ड्राइव करते हैं k का फार्मूला, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? f r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? q1 एंड q2। अब बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। और चार्ज है, चार्ज का कूलम। तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, तो क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सबको याद रखना है, यूनिट ऑफ द k, ठीक है ना। ये k को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अगर इसका डायमेंशन निकालते हैं, अगर इनका डायमेंशन निकालते हैं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2। डिस्टेंस का क्या होता है? l स्क्वायर बाई, और चार्ज का क्या होता है? ta। चार्ज का क्या होता है? ta। तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो t का स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो अब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो m यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। l स्क्वायर यहाँ पर है, एक l यहाँ पर है, तो l पर पावर 3 हो जाएगा। t पर पावर -2 है और ये भी t पर पावर +2 ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो t पर पावर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और a स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो a पर पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया किसका डायमेंशन हो गया? k का डायमेंशन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का हो गया, ठीक है। अब देखो इनका अगर वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ k इन SI यूनिट, किसमें? SI यूनिट। इनका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यूनिट क्या है यहाँ पर? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर इन CGS में निकालते हो, CGS में, तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। CGS में न्यूटन के जगह पर डाइन हो जाएगा, तो रखो 1 रखोगे। क्या हो गया?
यूनिट अपना लगा दोगे, न्यूटन की जगह पर डाइन हो जाएगा, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर हो जाएगा, कूलम का तो वही रहेगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट में हो गया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और सीजीएस में उनका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये के का जो वैल्यू जो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पर ख्याल रखोगे, ये के इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये के का जो वैल्यू डिपेंड करता है परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है कि चार्ज को तुम कहाँ पर रखोगे। अगर चार्ज को एयर में रखोगे तो अलग फोर्स लगेगा, अगर चार्ज को मीडियम में रखोगे तो उस पर अलग फोर्स लगेगा, यानी ये के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी, यानी कह सकते हो मीडियम पर डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या देखा, द वैल्यू ऑफ के जो है एसआई यूनिट में देखो वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन एक एक चीज हम लिखा देते हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं, इस सबको दिमाग बैठा के रखो। अपॉन नंबर ए में क्या, मीडियम, फेयर, इसको लिख सकते हो नेचर ऑफ द मीडियम, लिखो क्या लिखोगे, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, फेयर, चार्ज इज केप्ट, चार्ज को किस मीडियम में रखा गया है इस पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर, क्योंकि एसआई यूनिट में वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट में कितना वैल्यू हो गया, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। क्लियर। अब एक बात ध्यान देना, के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो तुम देख रहे हो के जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका जी, परमिटिविटी का, नहीं परमिटिविटी का क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो के का यूनिट होगा तो एप्सिलॉन नॉट उसका उल्टा हो जाएगा, जो के का डायमेंशन होगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर देखोगे, चूंकि के इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, नहीं तो देयरफॉर के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो के का ठीक उल्टा है। तो अगर हम एसआई यूनिट निकालते हैं इसका, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट का, तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, के का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, के का ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एन पर पावर यहाँ पर क्या है, प्लस, तो यहाँ एन पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ मीटर पर पावर क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। कूलम पर पावर क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि के का डायमेंशन तुमको यूनिट मालूम होगा तो परमिटिविटी का मालूम हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसका डायमेंशन निकालते हो, डायमेंशन इसका निकालोगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, जो के का डायमेंशन है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो m पर पावर कितना दिया हुआ बताओ, +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। l पर पावर +3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। t पर पावर क्या दिया हुआ है वहाँ पर, -4 है तो +4 हो जाएगा। a पर पावर क्या हो जाएगा, -2 है तो
ये हो जाएगा। यानी तुमको अगर के का यूनिट एंड डायमेंशन मालूम है तो तुमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट एंड डायमेंशन मालूम हो जाएगा आसानी से। नहीं, इसके बाद जो है ये जो परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है तो कितना वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 क्या यूनिट दिया हुआ है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये इसका वैल्यू है, ये सब वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देना है थोड़ा सा, तो तुम फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो फोर्स का फॉर्मूला, इतना चीज़ तुमको दिमाग में बैठा के रखना, के का डायमेंशन, के का वैल्यू, परमिटिविटी का डायमेंशन, परमिटिविटी का वैल्यू, ये सब वैल्यू आगे जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये हमेशा यूज होगा, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू हमेशा याद रखोगे। अब देखोगे तो तुम फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हो, एफ का फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ चुके हो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बताओ अगर हम चार्ज को डबल करें, दोनों चार्ज को क्या करोगे, डबल कर दे। अभी Q1 है, ये Q2 है, अगर नंबर एक केस में अगर बोथ चार्जेज बी डबल्ड, अगर दोनों चार्ज को तुम डबल कर दो, इस कंडीशन में डिस्टेंस जो दोनों के बीच में उसको कांस्टेंट रखोगे, उसको क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। अगर चार्ज को डबल करोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और के और आर स्क्वायर इस कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये भी डबल करोगे, ये भी डबल करोगे तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, फोर्स इंक्रीजेज कितना हो जाएगा, ये भी डबल तो 2 जा 4 टाइम्स, कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगर मान लो कि इस चार्ज को हाफ कर देंगे, तुम क्या देखा, अगर चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर बोथ चार्जेज बी हाफ्ड, अगर दोनों चार्ज को हम हाफ कर देते हैं तब बताओ क्या हो जाएगा, ये भी इस के को कांस्टेंट रखना है, आर स्क्वायर को भी कांस्टेंट रखना है, तो ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, बताओ। चार्ज को आधा कर दिया गया, जो चार्ज डबल था पहले, अब उस चार्ज को क्या कर दिया गया, आधा, तो क्या फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, क्योंकि चार्ज को आधा कर दिया गया। यदि चार्ज को आधा करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीजेज 1/4 टाइम्स, कितना टाइम्स जी, 4 डिक्रीजेज 1/4 टाइम्स। क्लियर हो गया। यानी चार्ज को अगर बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी बढ़ रहा, चार्ज को घटा रहे हो तो फोर्स भी घट रहा। अब देखो चार्ज को कांस्टेंट रखो, के को भी कांस्टेंट रखोगे तो एफ के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा बताओ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है। तो तुम ही बताओ, अगर इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज बी डबल्ड, अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लो ओरिजिनल डिस्टेंस ये है, इसको डबल कर दिया गया, तो डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पहले पढ़ चुके रिलेशन कि अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स, तो यहाँ डिस्टेंस मान लो ओरिजिनल डिस्टेंस ये है, इसको डबल कर दिया गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स कितना टाइम्स घटेगा, तो देखो इसी पर याद रखना, आर की जगह पर डबल कर दोगे, आर की जगह पर 2 कर दोगे तो 2 जा 4, यानी 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, फोर्स
फोर्स इंक्रीजेज कितना टाइम से इसको डबल किया गया, डिस्टेंस को डबल किया गया, तो डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स घटेगा, तो कितना टाइम्स घटेगा 1/2 टू जहाँ 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स घट जाएगा, जो ओरिजिनल होगा उससे 1/4 टाइम्स घट जाएगा। और चौथा में इफ डिस्टेंस को आधा कर दो, पहले ओरिजिनल डिस्टेंस ये है, अब इसको आधा कर दोगे, तो डिस्टेंस को आधा करोगे तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज बी हाफ्ड, क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा फोर्स बताओ, फोर्स अब आधा कर दोगे, आधा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ समझने के लिए इक्वल टू कर सकते हो 1/r को आधा कर दोगे तो 1/2 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 4 जाएगा, तो क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, फोर्स इंक्रीजेज 4 टाइम्स, फोर्स इंक्रीजेज 4 टाइम्स। तो इतना तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, एक बार फिर रिमाइंड हम कर देते हैं। देखो यही है कूलम्ब्स लॉ पढ़ा गया, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ क्या था, अगर दो चार्जेज है तो दोनों के चार्ज के बीच में यदि फोर्स लगेगा तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाए, अगर दो चार्ज को Q1 और Q2 मान लेते हैं, अब दोनों के डिस्टेंस को क्या मान लिए, बीच में R मान लिया गया, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। अगर ये दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इसको दोनों को कंबाइन किया गया तो कंबाइनिंग 1 and 2 के, तो क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब तुम जानते हो जब भी कोई प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट लग जाता है, ये कांस्टेंट क्या लग गया, K लग गया, ये सब जगह अलग अलग कांस्टेंट लगता है, तो K Q1 Q2 बाई r², वेयर K इज कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू 1/4πε0 होता है, यानी ये ε0 को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर है। तो अब फोर्स का मेरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई r², और K के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं, अब इसका यूनिट निकाल रहे हैं। अगर यूनिट ऑफ K निकालते हैं तो K का फॉर्मूला इससे निकालोगे तो Fr² Q1 Q2 हो गया। अब फोर्स का यूनिट तुम जानते हो न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर है और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज का कूलम है, 1-2 कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया। अगर इसका डायमेंशन निकालते हैं तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2 और डिस्टेंस का होता है L, स्क्वायर है तो L² लग जाएगा, और चार्ज का याद रखना है TA, कुछ का यूनिट एकदम डायमेंशन याद रखा करोगे। चार्ज का होता है TA, तो अगर ये भी TA है यहाँ पर और TA तो स्क्वायर है तो T² A² हो जाएगा। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो M एक जगह है तो M लिख दिया गया, L यहाँ पर भी है, L² यहाँ पर भी तो L3, T⁻⁻2 है, ये T⁻+2 ऊपर चला जाएगा तो T⁻⁻4 A⁻⁻2। क्लियर है। तो ये डायमेंशन, इसका अगर वैल्यू निकालते हैं, SI वैल्यू निकालते हैं तो देखो इसका वैल्यू क्या हो गया। अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो K का वैल्यू याद रखना, SI यूनिट में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और CGS में इसका यूनिट क्या हो जाता है, 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि K का वैल्यू जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, SI यूनिट में अलग वैल्यू हो जाता है और CGS में अलग यूनिट है। दूसरी बात क्या देखा, K का वैल्यू 1/4π क्या देखा, ε0 पर भी डिपेंड करता है। क्या करता है ये, ε0 पर, तो नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ
और सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब देखो एक बात ध्यान देना है, अब यदि इसका यूनिट निकालना चाहते हैं, इसका यूनिट निकालना चाहते हैं परमिटिविटी का, तो k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो k इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दो 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब कि जो k का यूनिट और डायमेंशन होगा एप्सिलॉन नॉट का, उसका रिवर्स हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का ये यूनिट हो जाएगा और डायमेंशन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम इसका, ठीक है। ये दिमाग में बैठाना, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर हम चार्ज को डबल करते हैं, दोनों चार्ज को हम क्या कर देते हैं, तो इस कंडीशन में k और R स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 जा कितना हो जाएगा, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर चार्ज को हाफ कर देते हैं तो ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो 1/4, तो 1/4 टाइम्स घट जाएगा। अब डिस्टेंस के साथ चलते हैं, तो डिस्टेंस उस समय k Q1 Q2 को कांस्टेंट रख दो। तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे, डबल करोगे, डिस्टेंस को क्या करोगे, डबल कर दोगे, तो 1/ क्या हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस को हाफ करोगे, डिस्टेंस को हाफ करोगे तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा, 1/4 टाइम्स घट जाएगा। तो इतना बात दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। फिर आज यहीं तक रहेगा। अगला क्लास जो है इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, अच्छा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।